हेलो स्टूडेंट्स, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स हमारी सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये है हमारा वोल्टेज सोर्स है। दिस वन इज़ द करंट। इस वोल्टेज का अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमें देखना है अपना कि बिहेवियर क्या रहता है करंट का और वोल्टेज का। मेन मकसद हमारा यही है, चाहे हमारी एक कंपोनेंट थी चाहे हमारी दो थी, अब तीनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, कोई दो हो सकती थी या तीनों इकट्ठी भी हो सकती थी। तो कौन सा क्या लीड करता है या लैग करता है, आगे चलता है पीछे चलता है, करंट वोल्टेज के क्या बिहेवियर होता है करंट का और वोल्टेज का। अब सीरीज़ है तो यहाँ पे क्या रहेगा, हर एक कंपोनेंट के क्रॉस होकर करंट फ्लो करेगा। यानी कि रेफरेंस हमारा क्या रहा है, करंट हमारी मेन कंपोनेंट सबसे होकर जाएगी। सभी इसको रुकावट भी पैदा करेंगे। आर भी रुकावट देगा इस करंट के फ्लो को, एल भी देगा और सी भी देगा, कैपेसिटर भी देगा। तीनों की जो रुकावट है ना, उसको हम कलेक्टिव हम क्या कहते हैं, तीनों का एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड ना यूज़ करके हम क्या करेंगे, कलेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। यानी कि कंपोनेंट तीनों के क्रॉस जो हमारी रुकावट यहाँ पे आएगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस जेड से, लेटर जेड से उसे बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, अब हमें अपनी निकालनी है वोल्टेजेस का। अब इकट्ठा सम हम ऐसे नॉर्मल सम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी क्वांटिटी डीसी क्वांटिटी होती ना, अगर हमारी सप्लाई वोल्टेज डीसी होती तो सबमिशन किसी और तरह से होता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि फेजर सम करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस वोल्टेज का फेजर वोल्टेज वी होगी, इस करंट का फेजर करंट के रिप्रेजेंट करेंगे आई फेजर से। अब हमें निकालना है अपना फेजर सम ऑफ ऑल द ड्रॉप्स एंड द वोल्टेज। यानी कि हमारी ये वोल्टेज कितनी जगह डिवाइड हुई है, कितनी जगह ड्रॉप हुई है, गिरी है, ड्रॉप हुई है, यानी कि कटी है। वी आर के क्रॉस कटी है, एल के क्रॉस एंड सी के क्रॉस। तो तीनों का अगर हम इकट्ठा जोड़ेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, दिस वोल्टेज। इसके मान लो 10 वोल्ट है, 5 इसने खाली, 3 इसने खाली, 2 इसने खाली, तो टोटल है तो 10 ही वोल्ट ना। खाए तो सबने थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना 10 वोल्ट को खा लिया। टोटल वो सम करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट है, ये वी 10 वोल्ट के। समझ गए। अब हमारा जो फेजर सम है ना दिस वी वोल्टेज का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा उसको निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे वी आर के क्रॉस कुछ वोल्टेज खाएगी, यानी कि वी आर का फेजर, प्लस में एल ने कुछ वोल्टेज को खाया, वी एल का फेजर, प्लस में सी ने भी कुछ वोल्टेज को खाया, कैपेसिटर ने भी। इसको हम बोलते हैं, इसके क्रॉस जो ड्रॉप है उसको वी सी। अब हमें पता है कि जो ये वोल्टेज है ना, किस क्या क्या है, ये करंट गुना में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट, यानी कि आई फेजर। इस पर वैल्यू रख रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वी आर ये वाला वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट है, करंट गुना में रेजिस्टेंस, यानी कि आई फेजर गुना में आर। अब वी एल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्विवेलेंट है, करंट फेजर गुना में जे, प्लस में जे एक्स एल आई फेजर। सिमिलरली वीसी के क्रॉस जो हमारी वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो किसके इक्विवेलेंट है, माइनस जे एक्स सी आई फेजर। यानी कि ये स्क्रीन का रेजिस्टेंस, इसको रिएक्टेंस बोल रहे हैं ना। जे एक्स सी कैपेसिटर का रिएक्टेंस है और एक्सएल किसका रिएक्टेंस है, इससे इंडक्टर के क्रॉस जो रुकावट थी रिएक्टेंस था। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे बस वर्ड में हमारे यहाँ रिएक्टेंस वर्ड यूज़ होगा। अब हमारा आई कॉमन ले लेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड किसके इक्विवेलेंट बचेगा अपना, जेड वुड बी इक्वल्स टू आर, प्लस में जे को हम बाहर ले लेंगे, एक्सएल माइनस में एक्सी। ठीक है, अगर हम इसका इसी का निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जेड, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे अपने ना फेजर डायग्राम ऑफ दिस वोल्टेजेस, यानी कि इन वोल्टेजेस का फेजर डायग्राम क्या होगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा फेजर डायग्राम बनाए पहले तो, फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ना एक रेफरेंस कंपोनेंट लेके चलनी है। अब देखिए, जब सीरीज़ में कोई कंपोनेंट कनेक्टेड, सीरीज़ में हमारा करंट ना हर एक कंपोनेंट के क्रॉस होकर गुजर रहा है, यानी कि हमारा रेफरेंस क्या रहेगा, आई ही रहेगा। सबसे पहले हम अपना फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे, आई रेफरेंस ले लेंगे। ले लिया हमने आई रेफरेंस, दिख रहा है आई रेफरेंस आ गया, पेन नहीं चल रहा है सॉरी। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया आई, यानी कि करंट आई हमने ले लिया, अपना फेजर आई रेफरेंस में ले लिया। ठीक है, अब इस वी आर जो फेजर है ना, यहाँ पे ये जो करंट जब का है ना आई फेजर इस आर के क्रॉस, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप जब ये वी आर है ना, यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज का और करंट का जो आपस में डिफरेंस है ना फेज का, वो क्या है, जीरो है। यानी कि इसी लाइन में चल रहा है जीरो फेज डिफरेंस के साथ। आर के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये आई, ये क्या करता है, फेज डिफरेंस क्रिएट करता है जीरो का। यानी कि हम लिख सकते हैं दिस वन इज अवर
वी बेस में आर फेजर। ठीक है, अब हम चले हैं इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर ने क्या किया, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो करंट है ना वोल्टेज से पीछे रहता है 90 डिग्री, यानी कि करंट है मेरा वोल्टेज से पीछे रहेगा, यानी कि वोल्टेज आगे निकल रही है कितना 90 डिग्री। इसको मैं यहीं पे दिखा सकती हूँ, इसी लाइन पे, ये है मेरा वी एल फेजर। ठीक है, अब आगे हम कैपेसिटर पे, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे करंट ना वोल्टेज से आगे रहता है 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज पीछे है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको हम ले जाएंगे, यानी कि वोल्टेज ये 90 डिग्री हो रहे हैं ना दोनों केसेस में, ये आ गई मेरी वोल्टेज कौन सी, वीसी वोल्टेज, तीनों वोल्टेजेस आ गई। अब इनका हम ना फेजर सम कैसे करेंगे, फेजर सम भी तो करना है ना वोल्टेजेस का, 3 कंपोनेंट कनेक्टेड हैं। तो उस केस में ना हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, या तो ये इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर से बड़ी होगी, या इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर से छोटी होगी, या दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ना इंडक्टर बड़ी वैल्यू का है और कैपेसिटर छोटी वैल्यू का है, तो फेजर डायग्राम हम अज्यूम करके चलते हैं फर्स्ट केस को कि हमारा जो इंडक्टर की वैल्यू है ना वो कैपेसिटर से बड़ी है। तो हमारा जो फेजर डायग्राम बनेगा ना इस केस के लिए वो कैसे बनेगा, उसको हम अपने को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वोल्टेजेस का फेजर डायग्राम मैंने क्या लिया, करंट मेरा किस पे रहेगा, रेफरेंस में रहेगा, आई फेजर। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी वोल्टेज वी आर भी, कुछ नहीं, इस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हमारा बदलाव आएगा इन दोनों पे। अगर मेरी वोल्टेज की वैल्यू वी एल की बड़ी है तो मेरी ये लाइन ना थोड़ी लंबी होके, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे वी एल फेजर को। और ये जो माइनस में था ना वी सी, इसको भी मैं ऊपर, क्योंकि फेजर सम हम किस तरह से करेंगे, दोनों को हमें कलेक्टिवली एक साथ लेना पड़ेगा ना, तभी फेजर सम होके हमारा कुछ आएगा। तो ये जो मेरी वी सी है ना, ये मेरी लाइन आ गई, दिस वन आवर, यानी कि वी सी फेजर। इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को, ये एरो जो है ना मेरा, इसको मैं बोल सकती हूँ वी एल माइनस में वी सी फेजर। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब इसी का हमारा क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज का जो रिजल्टेंट निकलेगी ना, रिजल्टेंट वैल्यू मतलब कि ये जो V है इसको हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, रिजल्टेंट सम ऑफ दीज वोल्टेजेस, यानी कि सबका वोल्टेज का रिजल्टेंट सम R हो चाहे L हो, सबके अक्रॉस जाएगी ना। R तो हमारा इस फेज डिफरेंशिएट होता तो रेफरेंस लाइन पे रहा ना, तो ये आ गई मेरी वोल्टेज की वैल्यू, कौन सी वोल्टेज की, मेरी V फेजर, यानी कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, किसका समय, इन तीनों का फेजर सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है। ये आ गया मेरा फेजर डायग्राम फॉर द वोल्टेजेस। ये समझाने के लिए था, एक्चुअल डायग्राम ये है आपका, जहाँ पे ये एंगल एक आता है हमारा 0 से 90 डिग्री एंगल रहता है सबके फेजर सम का, जो ये हमारा वोल्टेज और इस रेफरेंस करंट के बीच में जो एंगल है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री लीड हो रहा है, लैग हो रहा है, सबका सम क्या आ गया हमारा, ये थीटा आ गया, जो कि लाई करता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, इस तरह के केसेस में। अब अगर हमारा ये एल की वैल्यू कम होती और सी की वैल्यू होती ज़्यादा, तो उस केस का फेजर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते थे, वो भी हम देख लेते हैं अपना, जस्ट ए मिनट, ताकि हमारा किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे फेजर डायग्राम में। अब वो हमारा क्या रहेगा, देखिए उसको भी देखते हैं। अगर हमारी वैल्यू है ना, यानी कि एक्स एल हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर का हमने केस देख लिया ना। यहाँ पे कौन सा केस था, जो हमारी रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस था ना वो बड़ा था किससे, एक्स सी की वैल्यू छोटी थी, इसकी वैल्यू बड़ी थी। ये तो हमारा ये केस का डायग्राम आ गया। अब हमारा जो एक्स एल है ना वो छोटा है और एक्स सी हमारा बड़ा है, तो उस केस में हमारा डायग्राम किस तरह से आएगा, फेजर डायग्राम, उसको देखना है अब हमें। देखिए वही रहेगा हमारा रेफरेंस लाइन, हमारी क्या रहेगी, वोल्टेज का केस दिखा रही हूँ, ये मेरा आई फेजर है। वी आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमारा वी आर वही रहेगा 0 फेज डिफरेंस पे। अब यहाँ पे हमारा ना एक्स सी बड़ा है, यानी कि हमारी लाइन कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ये मेरी लंबी लाइन, ये आगे मेरा किसका, ये मेरी वोल्टेज कौन सी है, वी सी वोल्टेज है फेजर में। ठीक है, ये फेजर वी आर था। अब हमारा जो वी एल है ना वो आएगी यहाँ पे लाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का सम आएगा ना, वो छोटी लाइन रहेगी, ऊपर था वो कम वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू थी, इसकी लाइन लंबी थी। तो इन दोनों का कलेक्टिव जो ट्रायंगल बनना है ना, फेजर जो डायग्राम बनना है वोल्टेजेस का, इस केस का, जब हमारे इंडक्टर की वैल्यू छोटी है और कैपेसिटर की वैल्यू है बड़ी, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको मैं लिख सकती हूँ वी सी माइनस में वी एल फेजर। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, दिस वन, ये इसको इससे मिला देंगे हम, ये रहेगी मेरी वैल्यू वी फेजर की। यहाँ पे एंगल आएगा हमारा ये थीटा इस केस में। ठीक है, और अगर हमारी वैल्यू दोनों बराबर हैं तब किस तरह से फेजर डायग्राम क्या आएगा, ये हमारा आई फेजर है,
दिस वन आर बी आर फेजर, जहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस जीरो ही था, वोल्टेज का फेज डिफरेंस जीरो था वोल्टेज करंट के बीच में। अब इस केस में हमारे दोनों ना इक्विवेलेंट है, यानी कि वैल्यू ये हमारी किसकी है, बी एल की वैल्यू है। 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज, करंट पीछे रहता है, लेकिन वी सी के केस में हमारा क्या करता है, वोल्टेज पीछे रहती है, करंट आगे चलता है। दोनों का क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे चलते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इस केस में हमारा हम क्या कहेंगे, यानी कि एक्स एल इक्विवेलेंट टू एक्स सी। ये जो कंडीशन आती है ना, यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर आता है यूनिटी, कोस की वैल्यू यूनिटी आएगी, इस केस में जीरो है सब, कोस जीरो इज 1। तो इसको हम बोलते हैं अपनी रेजोनेंट कंडीशन फॉर एनी आर एल सी सर्किट, ठीक है, ये केस। अब हम अपना जो वोल्टेज ट्राइंगल है ना, किस केस को हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एक्सएल बड़ा था एक्सी से, ये ट्राइंगल हमने बना ही लिया। अब इसी का हमारा बनना है अपना वोल्टेज ट्राइंगल, हमारी बन चुकी है। इसी केस की हमारी अब बननी है अपनी वोल्टेज ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग ही, यानी कि वोल्टेज ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा क्या था, फेजर डायग्राम था वोल्टेज के लिए। ये जो केस है ना फर्स्ट, यानी कि एक्सएल हमारा दिस वन, एक्सएल बड़ा है एक्स सी से, इसके लिए हमारे वोल्टेज ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल इस केस के लिए हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, ये है हमारा बी आर, ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है, दिस वन इज और बी एल माइनस में वी सी। इनका जो सम है ये हमारा क्या रहेगा, सॉरी, दिस वन इज और वी। इस वोल्टेज से ये हमारा आ गया एंगल बिटवीन दिस टू। अब पावर फैक्टर एंगल टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या रहेगा अपना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि बी एल माइनस में वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। और थीटा क्या रहेगा, थीटा जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वी एल माइनस में वी सी डिवाइडेड बाय वी आर, ठीक है। अब हम अपनी निकाल लेंगे इस केस में। अब पावर फैक्टर क्या रहेगा, ये भी निकाल लो इसका पावर फैक्टर, यानी कि कोस थीटा क्या रहेगा, ये क्या होता है, कोस थीटा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या रहेगा, कोस थीटा, पाइथागोरस के कोरस्पोंडिंग क्या रहेगा आपका, कोस थीटा आएगा अपना बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, हाइपो वी है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपका, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, ये आ गया आपका पावर फैक्टर, और वो आ गया था आपका पावर फैक्टर टेंजेंट थीटा। अब हम निकाल लेते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, ख़त्म काम, तीनों केसेस हमने देख ही लिए। इम्पीडेंस ट्राई एंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल में हमारा क्या रहेगा केस, यानी कि वी आर, अगर इसके केस के कॉरस्पॉन्डिंग करंट, वोल्टेज क्या होती है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो आर रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे क्या रहेगी, आर रहेगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एक्स एल माइनस में एक्स सी, यानी कि रिएक्टेंसेस दोनों, और रिजल्टेंट हमारा क्या है दोनों का, ये हमारा जेड, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, थीटा, जो कि हमारा 0 और 90 के बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो इस रिजल्टेंट ट्राइंगल का हमारा टेंजेंट थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स एल माइनस में एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, मैथमेटिकली आपको थीटा निकालना होता है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस में एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब इसका पावर फैक्टर निकालो यहाँ पे, यानी कि कोस थीटा वुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वलेंट होगा, कोस थीटा होगा आपका बेस डिवाइडेड बाई हाइपो, यानी कि आर डिवाइडेड बाई जेड। ये आ गया आपका, कौन सी वैल्यू आ गई अपनी, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वोल्टेज, सॉरी इम्पीडेंस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स निकल चुके हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट अपना हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।